सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि आपके सफ़र को शानदार बनाने में आपका योगदान देते हैं। इनको डिपार्टमेंट द्वारा कई बार सम्मानित किया जा चुका है। अभी ADRM ऑपरेशन जयपुर के पद पर कार्यरत हैं रघुवीर प्रसाद मीणा। नमस्कार, मैं रघुवीर प्रसाद मीणा उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में अपर मंडल रेल प्रबंधक ऑपरेशंस हूँ और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जन्म स्थान कौन सी जगह? मेरा जन्म सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में गंगापुर सिटी तहसील थी पहले, अभी वजीरपुर तहसील के एक पीलोदा गांव है, वहाँ पर हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से? मेरी शिक्षा के बारे में मैं 8वीं क्लास तक हमारे गांव का स्कूल था, वहीं पे मैंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद 9, 10th, 11th में गंगापुर सिटी में सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट के स्कूल थे, वहाँ से पढ़ा। उसके बाद में 12th महाराजा कॉलेज जयपुर में फर्स्ट ईयर TDC हुआ करती थी उस ज़माने में, तो वो महाराजा कॉलेज जयपुर से की। और उसके बाद में मैं PET प्री इंजीनियरिंग टेस्ट था, तो मेरा बहुत अच्छी रैंक थी उसमें, 3rd रैंक आई राजस्थान में। तो मेरे को सभी सब्जेक्ट्स मिल रहे थे, लेकिन उस समय राजस्थान में कंप्यूटर नहीं थी, तो मैंने कंप्यूटर MNR इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद में कंप्यूटर था, तो वहाँ पे मैं चला गया। वहाँ जाके फिर IIT और SCRA 2 एग्ज़ाम होती थी, तो दोनों एग्ज़ाम मैंने दी। IIT में मेरी 6th रैंक आई, तो मेरे को फिर सब जगह मिल रही थी हर सब्जेक्ट। तो उस मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IIT दिल्ली में लिया, मैं करीब 1.5 सेमेस्टर वहाँ पढ़ा। और उसी बीच में SCRA जो स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस की एक एग्ज़ाम होती थी UPSC द्वारा 12th के बाद, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ से जाकर मैं बिहार में ये इंस्टीट्यूट एरमी, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वहाँ से मैंने पूरी पढ़ाई की और फिर जो बैचलर ऑफ इंजीनियर की डिग्री है वो वहाँ से प्राप्त की। इस प्रकार मैंने ये मेरा शिक्षा का विवरण। रघुवीर प्रसाद जी, आपने रेलवे को ही अपना कार्यक्षेत्र क्यों चुना? रेलवे को कार्यक्षेत्र क्यों चुना, ये बड़े एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं IIT में पढ़ रहा था तो हम लोग सोचते थे कि सिविल सर्विस देंगे, और शुरू से ही मैं सोचता था कि गवर्नमेंट का जॉब ही करेंगे। इस तरह के बैकग्राउंड थे हम, और जो लोग रूरल बैकग्राउंड से हमारे देश में आते हैं वो सामान्यतः यही सोचते हैं कि सरकार की काम करेंगे, क्योंकि प्राइवेट में काम में शायद मिलने में दिक्कत होती है, या फिर कुछ इस तरह का बैकग्राउंड रहता है कि हर व्यक्ति गवर्नमेंट में काम करना चाहता है। तो जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली SCRA में जाने की, SCRA बड़ी एक अच्छी एग्ज़ाम हुआ करती थी, उसमें टोटल हमारे बैच में 24 लोगों का सिलेक्शन हुआ था पूरे देश से। ST के केवल 2 लोग थे, एक मैं था, एक बंगाल का एक दोस्त है मेरा अमलान तिर्की, हम 2 ही लोग थे, हमारा सिलेक्शन हुआ। तो मेरे को लगा कि ऑलरेडी हम लोग को ग्रुप A की सर्विस मिल रही है 4 साल पास होने के बाद में, और वहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलता था पूरा, जब हम लोग पढ़ते थे उसी समय स्टाइपेंड मिलता था। तो उससे मेरे को लगा कि सरकार में काम करना और सरकार के साथ में रेलवे में काम करना अच्छा रहेगा, इसलिए मैं रेलवे में चला गया। सरकार के साथ काम करना, सरकार के साथ रेलवे में काम करना, ये कौन सी बात है आपकी? रेलवे सरकार का ही हिस्सा है। सरकार के साथ काम करना तो पुलिस में भी काम करना हो सकता था, या आर्मी में भी हो सकता था। क्या आप आर्मी से दूर थे? आर्मी, ये बात आपकी काफ़ी हद तक ठीक है। जो हमारा क्षेत्र है, हमारे पास में होकर रेल लाइन जाती है, जो दिल्ली मुंबई जो मेन रूट है वो वहीं से गुजरता था। जो मेरे ब्रदर है, बड़े भाई है, मेरे कजिन भी, 2 मेरे कजिन और 1 मेरे भाई, वो दोनों रेलवे में, उनका जब मैं 9th में पढ़ता था तो वो रेलवे में चले गए थे उस समय, और वो दोनों भी ग्रुप A सर्विसेज में आए। तो मेरे को वहीं से प्रेरणा मिली कि रेलवे का काम करें, रेलवे एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए रेलवे में मैं गया तो मैं सफलतापूर्वक अच्छा काम करता रहा, तो मेरे को अच्छा लगा। आपने कई जगह
और कई देशों में यात्रा की, उन यात्रा करने का उद्देश्य क्या था? मैंने शुरू में हमारी यात्रा सिंगापुर और मलेशिया में हुई। वो यात्रा जब हमारा सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड का एक कोर्स होता है, तो उस कोर्स के दौरान वो सभी अधिकारी वहाँ जाते हैं और वहाँ पे मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स होती है। दोनों इंसियाड एक इंस्टीट्यूट है बहुत अच्छा, और उसमें सिंगापुर में ट्रेनिंग थी, और आईक्लिफ एक इंस्टीट्यूट है मलेशिया में, तो उसमें हमारे एक वीक के कोर्सेज थे, उसमें मैं चला गया। फिर उसके बाद में मेरे को जाने का मौका मिला थाईलैंड। तो थाईलैंड में UNCC यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस सेंटर है, तो वहाँ पर एक टॉपिक था कि ट्रांसपोर्टेशन इज़ द की टू एनवायरनमेंट एंड रीजनल इंटीग्रेशन। तो उसके ऊपर मेरे को इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, और मैंने वहाँ पे अपनी इंडिया की तरफ से अपनी बात कही, तो इसके लिए मैं गया था। फिर मैं इंडोनेशिया गया। इंडोनेशिया में एक US एम्बेसी ने एक ऑर्गेनाइज करवाया था प्रोग्राम, तो उसमें मेरे को भाग लेने का मौका मिला। और उसके बाद मैं रशिया गया। तो रशिया में जो यूथ फेस्टिवल था रेलवेज़ का इंटरनेशनली, काफ़ी देश के लोग वहाँ आते थे, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। आप जिस कामयाबी पे आज हो, ऐसे कौन से इंसान थे जो इस बुलंदी पे आपको लेके आए? ऐसे इंसान, सबसे पहले तो मैं मेरे पिताजी के बारे में बताऊंगा कि मेरे पिताजी, जब मैं 8th क्लास से 9th क्लास में गंगापुर सिटी गया, तो रोज़ मेरे को मेरी मदर की याद आती थी, घर वालों की याद आती थी। तो मैं सुबह जाता था बाई ट्रेन गंगापुर सिटी, और शाम को वापस आ जाता था। रोज़ घर पे उनके आपस में झगड़े होते थे कि लड़का पढ़ नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली फिर मेरे पिताजी ने कहा कि आप अगर पढ़ना है तो तुम वहीं पे पढ़ लो। तो मैंने काफ़ी सोच के फिर मैं आता था, तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं पढ़ना है तो तुम अपना खेती कर या और कुछ। तो गांव में भी स्कूल था हमारे आर्ट्स का 10th तक, तो मैंने कहा मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ। और पिताजी ने कहा कि नहीं, दोनों बड़े भाई आपके वहीं पे पढ़ते हैं और एक मेरे कजिन भी, तो तीनों लोग वहाँ पढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग की उन्होंने कि तुमको भी अगर पढ़ना है तो इंजीनियरिंग पढ़ो, वरना फिर खेती कर लो। तो ये छोड़ के मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी, और मैं करीब 10-15 दिन तक बैल चराने जाता था। तो मेरे को ये लगा कि धीरे धीरे जब बैल चराने जाते थे तो वो बैल इधर उधर भागते थे, और एक डांस होता था कि डांस उनको काटता था बैलों को, तो वो आदमी को भी काटता था। फिर मैंने सोचा यार इससे अच्छा तो पढ़ लिया जाए। तो मेरे पिताजी का बहुत बड़ा एक वो था सोच, जिसकी वजह से फिर मैं दोबारा पढ़ने लगा। मेरी मदर ने मेरी बहुत सहायता की, मदर मेरी साथ रहती थी मेरे। उसने कहा कि थोड़े दिन बाद में मैंने माँ से कहा कि आप अब चले जाओ, मैं रह लूँगा। तो फिर मैं इस तरह से रह के पढ़ा। मेरे ब्रदर्स, मेरी दोनों सिस्टर, उन लोगों ने भी मेरी बहुत सहायता की, और जो हमारे परिवार में सभी लोग हैं, मैं उन्हीं को बहुत ज़्यादा कहूँगा कि उन्होंने मेरी मदद की पढ़ाने। 2 इंसान कौन से हैं जिन्होंने आपको कामयाबी पे लेके आए? एक रमेश चंद मीना, जो हमारे कजिन मेरे लगते हैं। तो जब मेरा 9th में एडमिशन हो रहा था, तो उस समय एडमिशन में कुछ मार्क्स लगता है कम थे। 8th से जब मैं 9th में गया, तो मेरे को वहाँ भी साइंस 9th में होती थी, तो वो नहीं मिल पा रही थी। तो उन्होंने, जो उनको टीचर थे मदन मोहन शर्मा जी, उनसे रिक्वेस्ट की, और मेरे को बात अभी भी ध्यान है कि उन्होंने काफ़ी, मैंने शायद नेकर पहना हुआ था, टॉवल बांध रखी, टॉवल कंधे पे रख रखी थी। तो जब मैं गया, उन्होंने कहा ये क्या साइंस पढ़ेगा। तो वो रमेश चंद मीना जी का एक बहुत बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में। दूसरा मैं कहूँगा कि हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड श्री अश्विनी लोहानी जी है, वो अभी एयर इंडिया के चेयरमैन बन गए हैं। उनका भी बहुत बड़ा, मैंने उनसे बहुत सारी लर्न की चीज़ें। वो बड़ी सिंपल इंसान है, तो उनको देख के भी मैं काफ़ी आगे बढ़ा हूँ। रघुवीर प्रसाद जी, आपको काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, आपको पहला अवार्ड कब मिला? मेरे को पहला अवार्ड जब रतलाम डीजल शेड में हम लोगों ने ISO इम्प्लीमेंट किया था 1999 के बाद, तो उस समय मिला। मैं उस समय मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव था ISO इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हम लोग लगता है कि 14-15 घंटे काम किया करते थे, और काफ़ी दिन तक करीब 70 लोगों के लिए 4-5 घंटे क्लास ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं। तो उस समय ISO 9000 1994 वर्जन था। तो बहुत कम रेलवे की यूनिट्स में शायद हमारे डीजल शेड पहला या दूसरा था, गोल्डन रॉक डीजल शेड को मिला था। तो उसके इम्प्रूवमेंट करने के लिए रतलाम शेड में और ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उस समय मेरे को महाप्रबंधक के स्तर का अवार्ड मिला। कैसा महसूस हुआ था उस टाइम जब आपको अवार्ड मिला?
अवार्ड, कोई भी अवार्ड हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है, आदमी को उत्साहित करता है। और अवार्ड मिलने के बाद में जब मेरे को अवार्ड दिया गया, फिर मेरा वहाँ से स्थानांतरण गांधीधाम कर दिया गया, क्योंकि गांधीधाम शहर में बड़ी समस्या चल रही थी। उन्होंने कहा कि आप बहुत कॉम्पिटेंट है, अच्छा कर सकते हो, तो आप गांधीधाम शहर को सुधार दो। और मैंने वास्तव में गांधीधाम शहर को मैं 1.5 साल रहा वहाँ पर, बहुत अच्छा कर दिया था। रघुवीर प्रसाद जी, आपको काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, तो इस अवार्ड्स के लिए हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? अवार्ड, इसके बाद में मेरे को एक मिनिस्टर का ग्रुप अवार्ड मिला गांधीधाम में। तो गांधीधाम में 2001 26 जनवरी को एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, और उस समय मेरी पोस्टिंग गांधीधाम में थी, कांडला पोर्ट के पास में। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया, बहुत हेल्प करी लोगों की। तो उसमें पूरा एक ग्रुप अवार्ड दिया गया। वो उससे मेरे को ये लगा कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो अच्छा लगता है। उसके बाद में मैं फुलेरा डीजल शेड में मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए, तो मेरे को फिर व्यक्तिगत अवार्ड मिला फुलेरा में। और अवार्ड मिलने के बाद में हर आदमी को अच्छा लगता है और वो और अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है लाइफ। आपका कहना है मैं योग्य इंसान को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो आज तक आपने किन किन इंसान को आगे बढ़ाया? क्योंकि जितने भी, अगर हम लोग जॉब की बात करें तो जॉब में जितने अच्छे काम करते हैं लोग, मैंने सिस्टम बना रखा था कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वार्निंग लेटर दे देंगे, चार्जशीट दे देंगे, बट मैंने एक नियम बना रखा था कि मैं प्रोत्साहन कितने लोगों को एक प्रशंसा पत्र देता हूँ। अगर मेरे को लगता है कि आदमी अच्छा काम करता है तो उसको प्रशंसा पत्र देना चाहिए, और उन लोगों को फ्रंट में लेके आए। जब हम लोग APR लिखते हैं उनकी, तो उन लोगों को अच्छी APR दें, ताकि उनके जब प्रमोशंस होते हैं तो वो आगे बढ़े। 2 उदाहरण दूंगा इस बारे में जो रेलवे से रिलेटेड नहीं है। कि एक लड़का था गोविंद सेन, तो वो नाई की दुकान पर काम करता था, उनकी खुद की शायद दुकान थी। तो उसको मैंने बोला कि तुम और क्यों नहीं काम करते हो, कुछ 12th में पढ़ता हूँ, उसने बताया। तो मैंने कहा तुम यार और अच्छा पढ़ो, कुछ और काम कर लो। उसने धीरे धीरे मेरे कहने से टाइपिंग सीखी, पहले हिंदी की टाइपिंग सीखी, इंग्लिश की टाइपिंग सीखी, फिर उसने शायद टेली एक प्रोग्राम रहता है वो सीख लिया। उसके बाद में वो बड़ा अच्छा अपना पर्सनल काम करता है। तो मेरे को उस व्यक्ति को देख के बड़ा अच्छा लगता है कि ये आदमी मेरे कहने से चेंज हुआ। एक और इसी तरह का वाकया मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन मैं किसी के घर गया था, एक व्यक्ति था, उन्होंने कहा, मैंने कहा आप क्या करते हो? उसने कहा साहब मैं मजदूरी काम करता हूँ। मैंने कहा कब से करते हो? तो उन्होंने कहा कि कई साल हो गए, 5-6 साल से करता हूँ। तो मैंने कहा तुमने मिस्त्री बनने का नहीं सोचा कभी? तो उसने कहा कि ये तो मैंने सोचा नहीं। तो मैंने कहा यार तुम मिस्त्री बनने की सोचो, तुम 3-4 महीने में अगर आप अपना थोड़ा ध्यान दोगे काम पर, तुम भी मिस्त्री बन सकते हो। तो बाद में वो आदमी आया, मेरे पैर छुआ, उसने कहा कि साहब आपने उस दिन मेरे को ये बोला तो मैं मिस्त्री बन गया। तो मेरे को इस तरह की चीज़ों को देख के बड़ा अच्छा लगा कि आप अगर लोगों को प्रोत्साहित करते हो, अच्छे लोगों को, तो वो अवश्य आगे बढ़ते हैं। रघुवीर प्रसाद जी, आप कहते हैं कि मैं हमेशा समाज सेवा के लिए तत्पर रहता हूं, तो ऐसा क्या काम किया आप जो समाज आपको ये कहे कि आप तत्पर हैं? समाज सेवा का काम, बहुत सारे काम में से मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि एक बार एक भानु प्रताप यादव जो मेरे दोस्त हैं, उनकी वाइफ भी हमारे ऑफिसर थी, अनुपम बन, तो उन्होंने वो आई कैंप्स ऑर्गेनाइज कराते थे। तो उन्होंने मेरे से ही बोला कि आई कैंप कराया जाए। तो मैंने सबसे पहले, काफ़ी साल पुरानी बात है, हमारे गाँव में आई कैंप ऑर्गेनाइज कराया। तो यहाँ कैलगरी से डॉक्टर्स गए थे साथ में, वहाँ पे एग्जामिन किया, वहाँ के लोकल हॉस्पिटल की मदद ली। उन लोगों को हम लोग जयपुर लेके आए और करीब 35 लोगों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया। और उस ऑपरेशन कराने के बाद में जब हम लोग के काकी या जो नाना बोलते थे, तो वो बड़ी खुश होकर मेरे से बोलते थे कि बेटा मेरे को दिखने लग गया, मैं सुई में धागा डाल लेती हूँ। तो मेरे को बड़ी अच्छी अनुभूति हुई कि ये मैंने एक काम किया। उसके बाद में जितने भी जो सोशल इश्यूज आते हैं, जिससे कि कमज़ोर वर्ग के हित जुड़े रहते हैं और आदिवासियों के हित जुड़े रहते हैं, उसके लिए भी मैं हमेशा काफ़ी तत्पर रहता हूँ। सोशल कार्य में अगर देखें तो हम लोगों ने, जैसे कि एक मीना इशू आया, जो कि कोई इशू नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती लोगों ने मीना आदिवासियों को परेशान करने के लिए एक इशू बनाया। उसमें मैंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई और लोगों को हमने समझाया, हमने गवर्नमेंट के लोगों को भी समझाया, लोगों को समझाया कि क्या चीज़ सही है, कैसे गलत है। तो उसका निस्तारण हुआ और हमारे जितने समाज के नेता हैं उनको भी हमने मदद की। अभी अगर अपन देखें तो अभी भी जो बड़े मुद्दे चल रहे हैं, एक 13 पॉइंट रोस्टर गवर्नमेंट ने जारी किया, DOPT ने पहले यूनिवर्सिटीज़ के लिए किया और अभी तो वो हमारी रेलवे में भी आ गया है।
वो बड़ा गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उससे जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, जिसमें अगर सीधा 13 पॉइंट तक का रोस्टर है तो उसमें एक भी व्यक्ति की जगह एसटी की नहीं है, जबकि पहले 8वें नंबर पर एसटी का नंबर आता था। और 200 पॉइंट रोस्टर में भी इसी तरह से प्रॉब्लम है। तो जो एससी, एसटी, ओबीसी इन तीनों वर्गों को 13 पॉइंट रोस्टर में काफ़ी परेशानी है। मैं पूरा उसका अध्ययन करता हूँ, चीज़ों को लोगों को समझाता हूँ, और इवन हम लोग सरकार या उसके प्रतिनिधियों को भी बोलते हैं कि आप जो कर सकते हैं वो अच्छा काम करें। अब इसी प्रकार से एक अभी 20 तारीख को एक उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है कि करीब 10 लाख या 60-70 लाख आदिवासियों को बेदखल करने की एक बात है। तो उसको पूरी गहराई से समझकर लोगों को जागृत करके और सरकार को भी समझा के कि सरकार भी उनके लिए अच्छा काम करे, उस प्रकार से हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। और जो बहुत सारी चीज़ मैं और ये करता हूँ कि जितने भी जो धार्मिक अंधविश्वास के प्रदूषण की चीज़ें हैं, जिससे जो धर्म के नाम पर धर्म, मैं भी धर्म को मानता हूँ और धर्म एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जो धार्मिक अंधविश्वास का जो प्रदूषण टाइप की चीज़ है कि लोग धर्म के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, उससे ठग रहे हैं, उसके लिए हम लोग जागृति फैलाते हैं, बातें करते हैं। रघुवीर प्रसाद जी, मैंने आपको समाज के बारे में पूछा है, और दूसरा क्या हुआ कि आप जो काम कर रहे हो मीणा वर्ग के लिए कर रहे हैं। आप मीणा जाति के लिए विशेषल काम कर रहे हैं, न कि समाज के लिए कर रहे हैं। मीणा जाति, जैसे आपने कहा कि मैं मीणा समाज के लिए तत्पर रहता हूँ, तो क्या आप बाकी समाज को अवॉइड कर रहे हैं? मीणा समाज की बात नहीं किया मैंने जो बात कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी लोग पिछड़े लोग हैं, जो ज़्यादा छोर पर बैठे हुए, उनकी पहले मदद करने की आवश्यकता है, और जो ऊपर है उनकी भी हम लोग मदद करें, हम सभी की मदद करें। अगर आप कमज़ोर आदमी की बात करते हैं, जो सबसे कमज़ोर है, अभी अगर मदद मान लो 10 लोगों को आवश्यकता है, तो जो सबसे कमज़ोर है उसकी पहले मदद करें। तो आपकी नज़र में क्या मीणा कमज़ोर है? मीणा बिल्कुल कमज़ोर है, मीणा कमज़ोर है, और जितनी भी अनुसूचित जनजातियां हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अनुसूचित जातियां कमज़ोर है, ओबीसी के लोग कमज़ोर है, और अन्य वर्गों के लोग भी जो कमज़ोर है उनकी बिल्कुल हमको सबकी मदद करनी चाहिए, और मैं सब में तत्पर रहता हूँ हमेशा उनकी मदद करने के लिए। नहीं, आप क्या है कि मीणा समाज के अलावा और किसी पे तत्पर रहे हैं? हमेशा मैं हर समाज के लिए तत्पर रहता हूँ। हमारा जो स्टाफ है, हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचते कि ये मीणा है या ये गैर मीणा है। हम जो भी अच्छा आदमी है मैं उसकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। अभी तो आपने एग्जाम्पल दिया, पूरा मीणावादी पे दिया है। ये मैंने कुछ तथ्य आपको बताए कि ये इस तरह के जो तथ्य है, ये जो हुआ ये प्रैक्टिकल हुआ आपकी लाइफ में। हाँ, इसके अलावा अन्य वर्ग के लिए आपको प्रैक्टिकल नहीं हुआ अभी तक? अन्य वर्ग के लिए जैसे प्रैक्टिकल हम लोग जो गवर्नमेंट में जितना भी लिमिटेड काम कर सकते हैं उनके लिए काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हम कभी भी इस तरह का भेदभाव नहीं करते कि भाई वो व्यक्ति किस समाज का है क्या है, तो उनके साथ में बिल्कुल मदद करते हैं। कल ही मैं गया था बांदीकुई, अब वहाँ पे एक लेवल क्रॉसिंग 12 घंटे खुलती थी, उसको 24 घंटे खोला गया। अब उसमें ना तो कि भाई मीणाओं को ही फायदा होगा, वो तो हर व्यक्ति के, हर समाज को फायदा होने वाला है। तो जो जितने लोगों को फायदा हो सकता है वो उनको हम लोग फायदा आवश्यक रूप से करते हैं। और कई बार हमारे पास में और लोग भी आते हैं कि वो कहते हैं साहब मेरी ये परेशानी है, तो हम लोग उसकी बात को सुनते हैं। कभी उसका हम लोग कोई ऐसा नहीं सोचते कि ये कोई पर्टिकुलर व्यक्ति आ रहा है इसलिए हम लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे या सुनेंगे। जो भी हमारे पास आता है उसकी मैं ज़रूर मदद करता हूँ, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का व्यक्ति हो। रघुवीर प्रसाद जी, अभी हाल में ही अपने ये पाकिस्तान का मुद्दा चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान का जो मुद्दा चल रहा है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत ख़राब बात हुई, हमारे सैनिक शहीद हुए, ये बहुत ही निंदनीय बात है। और जो भी लोग इसको सपोर्ट करते थे उनके प्रति हमको कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और पाकिस्तान के बारे में मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान में इस समय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कहा जाए कि जो उसके देश में, उसकी ज़मीन पर जो आतंकवाद पनप रहा है उसको वो कड़ाई से उसके साथ पेश आए। और साथ ही जो हमारे देश में जो भी नेता या जो भी व्यक्ति ऐसे लोगों को समर्थन देता है उनके प्रति कड़ा रुख अपनाए। रघुवीर प्रसाद जी, अभी दौसा विधानसभा क्षेत्र से ये आ रहा है कि आने वाले चुनाव में रघुवीर प्रसाद जी की शुरुआत हो, तो क्या आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या आप चुनाव लड़ने के लिए अग्रसर हैं या रहेंगे? मैं, जैसा कि आपने को बताया मैं हमेशा से जो भी कमज़ोर वर्ग है उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ।
अगर उचित मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर इसके बारे में विचार करूँगा। रघुवीर प्रसाद जी, अभी रेलवे में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है, अच्छी भली भांति विभूत भी हो, इसके लिए आप क्या कहेंगे और भ्रष्टाचार कैसे रोकने के लिए आप कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि रेलवे में भ्रष्टाचार चल रहा है और मैं उससे सहमत हूँ। अगर हमको जहाँ भी लगेगा कि रेलवे में भ्रष्टाचार है, हम बहुत कड़ी कार्रवाई करते हैं और हमको बिल्कुल नहीं लगता कि रेलवे में किसी प्रकार का ओपन भ्रष्टाचार चल रहा है। इसका मतलब रेलवे में भ्रष्टाचार चल ही नहीं रहा है? रेलवे में जहाँ तक हमारी नज़र में है, भ्रष्टाचार के केसेस हर जगह आते हैं और अगर भ्रष्टाचार के केस होंगे तो उनको कड़ाई से रेलवे डील करती है। रेलवे का सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टम है और रेलवे के अधिकारी सक्षम है उसको डील करने के लिए। युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए मेरी तरफ से यही संदेश है कि वो अपनी अच्छी हेल्थ रखें, अच्छे विचार रखें और सभी वर्गों के लोगों के साथ इवन सभी धर्म के लोगों के साथ में अच्छे से मिल के रहें, देश को आगे बढ़ाएं, खुद आगे बढ़ें। और साथ ही मैंने आपको कहूँगा कि एक दिन एक वकील साहब थे जो हमारे ग्राउंड में उसके बेटे के साथ में एक्सरसाइज कर रहे थे, वो मुसलमान थे। तो उसको देख के मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि देखो, हार्डवेयर हर एक आदमी की सेम है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हार्डवेयर सेम है, सॉफ्टवेयर में थोड़ा चेंज हो जाता है जिस तरह का उसका वातावरण मिलता है। तो लोगों को यही समझना चाहिए कि अगर हम कहीं किस जगह में पैदा हुए, किस समाज में पैदा हुए, कैसे आगे बढ़े, उसी हिसाब से हमारे मन में विचार बदल जाते हैं। लेकिन हमको देश को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए, हर जो तबका है उसको ऊपर उठाने में युवा लोग मदद करें और किसी भी तरह से भ्रांतियों में नहीं आके और देश को आगे बढ़ाने में सहायता दें। रघुवीर प्रसाद जी, अभी अभी गुर्जर आंदोलन चला हुआ है और वो आरक्षण को लेके चला हुआ है, इसमें आप क्या कहेंगे? गुर्जर आरक्षण जो चला हुआ है, गुर्जरों की डिमांड है कि वो आगे बढ़े। मैं उनका बिल्कुल समर्थन करता हूं कि कोई भी हमारी कम्युनिटी देश में आगे बढ़ती है, गुर्जर हो या और कोई कम्युनिटी हो, अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उससे देश आगे ही बढ़ेगा। तो मैं उनका बिल्कुल समर्थन करता हूं कि वो आगे बढ़े और सरकार उनकी मदद करे। आरक्षण की वैसाखी जरूरी है? आरक्षण को अगर वैसाखी कोई कहता है तो मैं कहूँगा कि उसको आरक्षण का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है। आरक्षण बहुत ही जरूरी चीज़ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की, तो उसके पीछे आप अगर देखो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये सोचे हम कि आरक्षण नहीं होता, आज की डेट में अगर ये सोचा जाए आरक्षण नहीं होता, तो 3 चीज़ें हो सकती थी। पहली चीज़ ये होती, बहुत ही जो सॉफ्ट थी, कि जो बहुत बड़ी आबादी है जिसको पढ़ाया नहीं जाता, तो वो जो उसका कैपेबिलिटी है उसका पूरा सदुपयोग नहीं हो पाता और वो लोग एक बहुत ही छोटा मोटा काम करते रहते। ये हो सकता था। अगर ऐसा नहीं होता तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भाई हमको तो अलग कंट्री बना दो, तो वो अलग कंट्री बनाते तो भी देश का विभाजन होता। और तीसरा, अगर ऐसा नहीं होता तो हमेशा देश में गृह युद्ध की स्थिति बनी होती। तो मैं तो ये कहूँगा कि आरक्षण बैसाखी नहीं होकर ये समग्रता से आगे बढ़ने का एक साधन है और आरक्षण देकर देश को बहुत बड़ा लाभ हुआ। उसको आपको कितना लाभ मिला? उसको मेरे को बहुत लाभ मिला। अगर आरक्षण नहीं होता तो मैं शायद आज इस साथ पे नहीं रहते, आपके साथ यहाँ पे नहीं बैठा होता और मैं कहीं गांव में घूम रहा होता। तो मैं तो कहूँगा कि आरक्षण बहुत ज़रूरी था और मेरे को लाभ हुआ और बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ है, ये पक्की बात है। जो पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, वो 90% नंबर लाकर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बन रहे हैं। और जो अनपढ़ लोग हैं, अपन मान के चले जो 60% वाला कुर्सी पे बैठा, इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैं ये कहूँगा, हमने अंग्रेजों को क्यों हटाया देश से? क्या अंग्रेज कम कॉम्पिटेंट थे? अभी भी हम लोग अमेरिका को कॉन्ट्रैक्ट देते देश को चलाने के लिए। अगर योग्यता को केवल ये माना जाए कि योग्य आदमी होना चाहिए, तो अंग्रेजों में योग्यता थी? अंग्रेजों ने अंग्रेजों को क्यों हटाया? हम सब लोग चाहते थे कि देश में उनका रिप्रेजेंटेशन उनकी संख्या के अनुसार हो। तो ये कहना कि भाई किसी के 90% मार्क्स आ गए, किसी के 60% मार्क्स आ गए, जो आदमी 60% मार्क्स लेके आ रहा है उसके बैकग्राउंड देखो। हम लोग जैसे गांव में क्या करते थे, क्लास से आए, बस्ता को उठा को फेंक दिए, खेत में चले गए। और जो शहर में रहते थे उन लोगों की बहुत अच्छे से पढ़ाई होती थी। गांव के स्कूल में बच्चों की पिटाई हो जाती है, शहर के स्कूल में उनको चॉकलेट मिलती है। तो ये 60% और 90% का जो काम है वो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। आप ये देखिए, जैसे मैं मेरा उदाहरण आपको दूंगा कि मैंने जितनी भी नौकरी की, 25 साल में मेरे को 25 APR मिली। मेरी हमेशा मेरे को आउटस्टैंडिंग ऑफिसर ट्रीट किया गया।
हो सकता है कि मैं एग्ज़ाम में और लोगों से बहुत अच्छा नहीं कर पाता हूँ, मैं एवरेज रहा हूँ या ठीक ठाक था, लेकिन मेरे मार्क्स मेरा जो वर्किंग है वो बहुत ही अच्छा वर्किंग है। रेलवे के सभी लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और मैं खुद भी इस बात को जानता हूँ। तो आरक्षण से अगर ये कहना कि साहब किसी के 90% मार्क्स आ रहा है, 60% वाले कुर्सी पे बैठे हैं, मेरे को ये नहीं लगता कि हमारे अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सभी को समग्रता के साथ में आगे लाना पड़ेगा। तो आपके अनुसार क्या आरक्षण हट जाना चाहिए अभी? नहीं, बिल्कुल हटना नहीं चाहिए आरक्षण। अभी तो देश में बहुत सारी असमानताएं, अगर आप देखो तो जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिला है और वो बहुत पीछे चल रहे हैं, उनको आगे लाना चाहिए हमको। रघुवीर प्रसाद जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जात पात हम मिटाना चाह रहे हैं, अगर जात पात मिटाना चाह रहे हैं तो फिर आरक्षण कैसे मिटाएंगे? जात पात का जब तक सवाल है, जब तक जाति रहेगी, जब तक आरक्षण जाति के आधार पर रहेगा। एक तरफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वो लोग बोल रहे हैं जो कि आरक्षण को हटाना चाहते हैं और जाति की बात करते हैं। कोई भी आदमी से मैं एक प्रश्न करता हूँ कि वो आंखें बंद करे और ये सोच ले कि अगले जन्म में मैं किसी दलित के घर पैदा हो जाऊँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या वो उसकी बहन बेटियों की शादी दलित की कर सकता है? अगर वो ऐसा करने को तत्पर है तो वो जाति के आधार पर आरक्षण को समाप्त करने के लिए कह सकता है, लेकिन वो मन में उसके प्रश्न नेगेटिव ही आएगा। वो नहीं हो चाहेगा कि वो वहाँ पैदा हो, वो नहीं चाहेगा कि उसकी शादियाँ इधर उधर हो। तो एक तरफ हम कहते हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाए जाति के आधार पर जाति को रखना चाहते हैं, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। दलित कौन है? दलित कौन है? दलित बेसिकली दलित जो हम लोग इसको टर्म को यूज करते हैं, जितने भी जो शेड्यूल कास्ट है उसको। शेड्यूल कास्ट कौन? शेड्यूल कास्ट जो अछूत लोग थे पहले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिनको कहा कि जो अछूत थे वो दलित है, जिनके साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था, वो अछूत थे। क्या मीणा को अछूत जाति मानते हैं? मीणाओं को रिजर्वेशन अछूत के वजह से नहीं मिला है। मीणा एक अनुसूचित जनजाति है, ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स ये एक्चुअली अभी जो नए बच्चे हैं वो समझते नहीं है, वो SC ST को एक टर्म मानते हैं, जबकि एक टर्म नहीं है। SC इज दलित और ST जो है अनुसूचित जनजाति है। तो जनजाति वो लोग हैं जो कि भारत में 5000 साल से पहले से रह रहे थे, जब आर्य आए थे उससे पहले से रह रहे थे, और इन लोगों के साथ में बहुत अत्याचार हुआ भूतकाल में। इनको जंगलों में खदेड़ दिया गया, उनको शिक्षित नहीं बनाया गया। तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए राजस्थान में पहले मीणा थे, लोग बाद में आए, पर मीणा उनको बेचारे जंगलों में रहते गए, उनके साथ में बहुत सारा अत्याचार भी हुआ पहले, जैसे आपको विदित होगा जरूर। तो उसको कंपनसेट करने के लिए आरक्षण दिया गया है। अगर आप देखें 1980 से पहले अनुसूचित जनजाति या मीणा जनजाति के लोग जॉब में ही नहीं थे, 1980 के बाद लगभग जॉब में आने लगे। रघुवीर प्रसाद जी, एक तरफ 45% वाला कैंडिडेट डॉक्टर बन जाता है, ST वाला, और जनरल कास्ट वाला 90% ला के भी डॉक्टर नहीं बन पाता है। क्या आप वो 45% वाले डॉक्टर से इलाज कराना पसंद करेंगे? इलाज कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलाज क्या वो इलाज के काबिलियत है? मैं आपको मेरा ही उदाहरण देता हूँ कि मैं जब पढ़ता था तो 8th से जब मैं 9th में गया, मेरा 2nd डिवीजन था, तो मेरे को एडमिशन में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जब मैं 11th में मैंने पढ़ाई की, मेरे सभी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन थे। तो मेरे को जैसे अगर माहौल अच्छा मिला, तो मेरा जब बार्डन में मैंने महाराजा कॉलेज में एडमिशन लिया तो मेरी मार्कशीट को उसने 2 बार उठा के देखा, फिर वो कहा कि अच्छा मीणाओं के इतने नंबर आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये जो कितनी % आ रही है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसको क्या इंटाइटलमेंट है, कि किस तरह का, कहाँ पे वो रह रहा है, क्या बैकग्राउंड है, पढ़ाई का इन्वायरमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये 45% और 90% को हमको नहीं देख के ये देखना चाहिए कि वास्तव में आदमी योग्य है अथवा नहीं। रघुवीर प्रसाद जी, बात चल रही है डॉक्टर की, और डॉक्टर में ये है कि 45% वाला कैंडिडेट डॉक्टर बन रहा है, जबकि उसको प्रैक्टिकल अनुभव नहीं रहता है, उसके बाद वो डॉक्टर बन जाता है, तो क्या आप उससे इलाज करवा पाएंगे? जो एडमिशन जब डॉक्टर का होता है तो उस समय वो डॉक्टर नहीं है, वो एडमिशन का एक प्रक्रिया है। एडमिशन की प्रक्रिया में उसके बैकग्राउंड के अनुसार ही उसके मार्क्स आते हैं। उस जब एडमिशन हो रहा है कि 90% है या 45% है, उस समय दोनों ही डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर के लिए एंट्री कर रहे हैं। लेकिन जब बाद में वो पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर स्पेशलाइजेशन करते हैं, अगर उसमें कोई अच्छा काम करता है तो उसको जरूर उस % से कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। क्या आपके बेटे को भी आरक्षण का लाभ मिले? मेरे बेटे को बिल्कुल आरक्षण का लाभ मिलेगा। जब तक जात पात रहेगी देश में, उनको भी लाभ मिलता रहेगा, और अगर जात पात समाप्त हो जाएगी तो उनको लाभ समाप्त हो जाएगा। आपको लगता है आरक्षण की जरूरत है? उनको आरक्षण की जरूरत है, बिल्कुल है।
कि आपके पूर्वज आदिवासी थे, अभी उनके पूर्वज तो कोई आदिवासी नहीं है, उनके पूर्वज अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छी तनख्वाह पाते हैं, अच्छा बैंक बैलेंस है, उसके बावजूद उनको आरक्षण की जरूरत क्या है? आरक्षण को मैंने जैसे भी बताया आपको कि आरक्षण एक बहुत बड़ी परिकल्पना है। आप अगर गांवों में अभी भी जाके देखो। सर हम गांव की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी और आपके बेटे की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे और मेरे बेटे की बात करके आरक्षण को समाप्त करना या आरक्षण को लागू करना संभव नहीं है। आपको आरक्षण की जब बात करनी है तो पूरे भारत की बात करनी पड़ेगी। क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं जो कि खुद अच्छे वेतन पे, अच्छी पद पे हैं, पर्टिकुलर आपकी बात नहीं है, जो अच्छे पद पे, अच्छे वेतन पे हैं, उनको आरक्षण की जरूरत है क्या? मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी आरक्षण भारत में जो आदिवासी लोग हैं 8.61% है। 8.61% में जब 2011 के आंकड़ों के अनुसार केवल 4.37% सीट ही अभी गई है और सीट खाली पड़ी हुई है। तो इतने ऑफिसर्स के बच्चों को भी होने के बाद में सीट नहीं भर पा रही है। यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप देखें, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर उधर लिया ही नहीं जाता, उधर खाली पड़ी हुई है जगह। तो अभी ऐसा नहीं है कि जब एक स्थिति आएगी कि बिल्कुल सैचुरेशन हो गया कि आपका जितना परसेंट अलाउड है 7.5% से ओवरफ्लो होने लगा, उस समय बिल्कुल क्रीमी लेयर लगनी चाहिए। लेकिन अभी मैं नहीं समझता सही टाइम में क्रीमी लेयर लगाने का। अभी भी आप नौकरी पे हैं, पोजीशन पे हैं, अभी भी कई जगह आपको लगता है कि प्रमोशन में भी आरक्षण की जरूरत है? प्रमोशन में बिल्कुल आरक्षण की जरूरत है। वजह यह है कि आप कहीं भी देखो, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में एसपी और कलेक्टर्स, ये दोनों बड़े की पोस्ट है। उन की पोस्ट पे अगर आदमी मिलते हैं, अगर भेदभाव के बिना उनको लगाया जाए तो वो उनके रिप्रेजेंटेशन के अनुसार आ जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं रेलवे का उदाहरण दूं, रेलवे में डीआरएम और जीएम दो पद है जो बहुत की पद है, लेकिन उन पर बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है। लोगों की सीआर खराब कर दी जाती है, लोगों को एज का प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें एज का एक बैरियर कर दिया कि इतने साल से पहले होगा ही नहीं। जब आप एंट्री पर अगर आदमी को 5 साल का रिलैक्सेशन दे रहे हो आरक्षण की वजह से एससी एसटी के लोगों को, तो जब आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर लिमिट कैसे कर सकते हो? तो की पोस्ट पे अगर लोग नहीं पहुंच पाते हैं तो वो कैसे लोगों का ज़्यादा भला कर सकते हैं? उनको मन में भी शुरू से ये लगेगा कि यार हम तो बन नहीं पाएंगे। सभी के लिए नहीं है। जो आप अगर ये एज का जो बैरियर देखते हैं तो एससी एसटी को एंट्री पे 5 साल की छूट मिलती है। तो जब भी आगे जहाँ पे भी एज है उसमें 5 साल की छूट मिलनी चाहिए। रिटायरमेंट में 5 साल पहले कर देना चाहिए। रिटायरमेंट में 5 साल पहले का अगर आप एंट्री में छूट दे रहे हो तो कर देना चाहिए। मैं तो समर्थन करूंगा इस बात का। सर एनबीसी के थ्रू आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को बुलाया, बात की, हम आपस में विचार विमर्श किया, मेरी बातों को युवाओं के पास पहुंचाओगे। मैं सभी युवाओं को यही संदेश दूंगा कि वो देश के अच्छे नागरिक बने। सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें। कई लोग गुटखा, खैनी, जर्दा ये सब खाना शुरू कर देते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाए, क्योंकि ऐसा करने से वो अपने खुद का इंसल्ट करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी डाउन होती है। अगर उनको 10 मार्क्स मिल सकते हैं किसी इंटरव्यू में, तो गुटखा खाने वाले को 3 नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो इस तरह का कार्य नहीं करें। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में कभी इन्वॉल्व नहीं हो। अपने आप की स्किल को डेवलप करें, देश को आगे बढ़ाएं, और यही मेरा उनसे एक्सपेक्टेशन है।